आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार है आर्मी भर्ती 2026 मिशन वर्दी की अध्ययन सामग्री। हमारे पास जो स्रोत है वो विशेष रूप से जून एग्जाम को टारगेट करता है, जिसमें जीडी, टीडीएन, टेक, एनए और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के लिए टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। तो नियम बिल्कुल साफ और सख्त है। एक क्विज मास्टर की तरह मैं स्पष्ट रूप से और ऊंची आवाज में प्रश्न पढ़ूंगी, फिर मैं चारों विकल्प धीरे धीरे और साफ साफ पढ़ूंगी। ठीक है। उसके बाद सुनने वालों को सोचने के लिए पूरे 5 सेकंड का काउंटडाउन मिलेगा। 5, 4, 3, 2, 1। एकदम सही। फिर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर बताऊंगी और तुरंत बाद हमारे एक्सपर्ट उस उत्तर के पीछे का क्यों और क्या सिर्फ 1 या 2 लाइन में समझाएंगे। और फिर बिना कोई समय बर्बाद किए हम चीते की फुर्ती से अगले सवाल पर झपट पड़ेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला अभ्यास होने वाला है। मैं सटीक और स्पष्टीकरण देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो सुनने वालों, अपनी मानसिक सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारी गति बहुत तेज होने वाली है। चले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? काफी अहम सवाल है। विकल्प हैं ए 1757, बी 1761, सी 1764, डी 1771। घड़ी की सुइयां शुरू होती हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1761। एकदम सही। ये युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, लेकिन इसका जो असली महत्व है वो इस बात में नहीं है कि इसे किसने जीता। तो किस बात में है? महत्व इसमें है कि इसने भारतीय इतिहास में एक विशाल सत्ता का शून्य यानी वैक्यूम पैदा कर दिया। मराठों की हार ने ये तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, और जिसने अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खुला रास्ता बना दिया। बिल्कुल। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है सत्ता का शून्य। खैर, प्रश्न 2, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जिसे ट्रेंच कहते हैं कौन सा है? विकल्प हैं ए टोंगा गर्त, बी मरियाना गर्त, सी जावा गर्त, डी फिलीपीन गर्त। समय निकल रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है विकल्प बी मरियाना गर्त। मरियाना गर्त। हाँ, प्रशांत महासागर में स्थित ये स्थान लगभग 11 किलोमीटर गहरा है और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस गहराई पर पानी का दबाव सतह के मुकाबले 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। 1000 गुना? जी, ये इतना अधिक है कि अगर कोई साधारण पनडुब्बी वहां जाए तो वो एक खाली कैन की तरह पिचक जाएगी। बाप रे, 11 किलोमीटर गहरा और इतना भारी दबाव, वहां तक पहुंचने के लिए वाकई इंजीनियरिंग का चरम चाहिए होगा। बिल्कुल। प्रश्न 3, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? साइंस का एक बहुत ही क्लासिक सवाल। विकल्प सुनिए। ए न्यूटन, बी वॉटसन और क्रिक, सी डार्विन, डी मेंडल। जवाब सोचने का समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी वॉटसन और क्रिक। 1953 में उन्होंने ये बताया था कि डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी या मुड़ी हुई जिप की तरह होता है। एक जिप की तरह? हाँ, और ये संरचना इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो ये जिप खुल जाती है और हर आधा हिस्सा एक नए डीएनए के लिए सांचे का काम करता है। क्या बात है। यही वो तंत्र है जिससे आनुवंशिक जानकारी पीढ़ियों तक बिल्कुल सटीक रूप से पहुंचती है। तो ये सिर्फ एक आकार नहीं है बल्कि जानकारी कॉपी करने की एक पूरी प्राकृतिक मशीन है। एकदम सही कहा। प्रश्न 4, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विकल्प है ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी कानपुर। निर्णय लेने का समय 5, 4, 3, 2, 1। सही विकल्प है बी अहमदाबाद। अहमदाबाद? हाँ। लेकिन इसे मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? देखिए, ब्रिटेन का मैनचेस्टर शहर औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती कपड़ों के उत्पादन का केंद्र था। अहमदाबाद को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसके पास साबरमती नदी का पानी था और कपास उगाने के लिए आदर्श काली मिट्टी थी और एक बेहतरीन मिल संस्कृति थी जिसने इसे भारत में कपड़ा उद्योग का निर्विवाद पावर हाउस बना दिया। प्रश्न 5, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। बार पूछा जाने वाला सवाल है। ध्यान से सुनिए विकल्प। ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां,
डी 61वां। सोचने का समय शुरू 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प ए 42वां संशोधन। बिल्कुल। इसे 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। इसके पीछे की राजनीतिक और सामाजिक सोच ये थी कि नागरिकों को ये याद दिलाया जाए कि केवल अधिकारों की मांग करना काफी नहीं है। क्या? राष्ट्र के प्रति उनके कुछ दायित्व भी हैं। हाँ। हालांकि ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये एक नैतिक दिशा निर्देश का काम जरूर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। नीतियों के ऐसी विकास क्रम में अगला सवाल आता है। प्रश्न 6, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? रीसेंट हिस्ट्री का सवाल। विकल्प है ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। वक्त तेजी से घट रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी 2015। मेरा एक सवाल है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करना क्या सिर्फ एक रीब्रांडिंग थी या इसने भारत के विकास के दृष्टिकोण को सच में बदल दिया? देखिए, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। योजना आयोग एक टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे निर्देश देने वाली संस्था थी, जहां केंद्र फैसले लेता था। नीति आयोग को बॉटम अप दृष्टिकोण के साथ बनाया गया, जहां राज्यों को नीति निर्माण के हर चरण में एक समान भागीदार माना गया। लेकिन जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो इतिहास में एक ऐसा समय था जब इस भागीदारी से पूरी तरह इनकार कर दिया गया था। हाँ, बिल्कुल। प्रश्न 7, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत ही उथल-पुथल वाला दौर था वो। विकल्प है ए 1927, बी 1928, सी 1930, डी 1932। सही विकल्प चुनिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही विकल्प है बी 1928। इसका इतना विरोध क्यों हुआ था? इस कमीशन का उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था, लेकिन पूरे देश में इसका अभूतपूर्व विरोध हुआ क्योंकि 7 सदस्यीय इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी नहीं? जी नहीं। भारतीयों का भविष्य तय करने के लिए केवल ब्रिटिश लोगों का होना एक गहरा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक अपमान था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। प्रश्न 8, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर का सबसे बेसिक सवाल। विकल्प हैं ए डेटा स्टोर करना, बी इनपुट लेना, सी निर्देशों का निष्पादन, डी आउटपुट देना। दिमाग पर जोर डालिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है विकल्प सी, निर्देशों का निष्पादन करना यानी एग्जीक्यूशन। हाँ, देखिए, सीपीयू कोई जादुई दिमाग नहीं है। ये एक बेहद तेज फैक्ट्री मैनेजर की तरह है जो प्रति सेकंड अरबों गणितीय गणनाएं और तार्किक फैसले करता है। ये मेमोरी से निर्देश उठाता है, उन्हें डिकोड करता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उन पर अमल करता है। प्रश्न 9, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भूगोल का एक सीधा सवाल। विकल्प हैं ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। सोचिए और तय कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गंगा। गंगा। जी, और गंगा सिर्फ 2525 किलोमीटर लंबी एक जलधारा नहीं है। इसका नदी बेसिन इतना विशाल है कि ये भारत की लगभग 1/4 आबादी के लिए कृषि, पीने के पानी और आजीविका का आधार है। सही बात है। यही कारण है कि इसे एक भौगोलिक इकाई के साथ साथ एक सभ्यतागत जीवन रेखा भी माना जाता है। प्रश्न 10, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? बायोलॉजी का बहुत ही जरूरी सवाल है। विकल्प सुनिए। ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी गुर्दा, डी हृदय। समय शुरू 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी, अग्न्याशय, जिसे पैंक्रियाज भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है शरीर में? इंसुलिन की भूमिका को समझना बहुत दिलचस्प है। खून में मौजूद शुगर सीधे कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकती। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो कोशिकाओं के दरवाजे खोलता है। अच्छा। ताकि शुगर अंदर जाकर ऊर्जा में बदल सके। अगर ये चाबी बननी बंद हो जाए तो शरीर में ऊर्जा का गंभीर संकट पैदा हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू सब कुछ नियंत्रित करता है, वैसे ही हमारे शरीर में अग्न्याशय शुगर का प्रबंधन करता है। दोनों ही सिस्टम के साइलेंट रेगुलेटर्स हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। दोनों पर्दे के पीछे रहकर पूरी व्यवस्था चलाते हैं। प्रश्न 11, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था?
विकल्प हैं ए पेरिस, बी नई दिल्ली, सी टोक्यो, डी लंदन। निर्णय लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। यह एक बहुत बड़ा आयोजन था। बिल्कुल। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि बेहद बटे हुए भू राजनीतिक माहौल के बावजूद भारत सभी देशों को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमत करने में सफल रहा। यह कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। अब समय आ गया है इस सत्र की गति को दोगुना करने का। मैं तैयार हूँ। हम रैपिड फायर राउंड में प्रवेश करते हैं। यहाँ सवालों की बौछार होगी और जवाब देने के लिए समय का दबाव बिल्कुल असली परीक्षा जैसा होगा। पूरी तरह से सतर्क हो जाइए। चलिए देखते हैं। मिशन वर्दी टेस्ट का प्रश्न 12। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ध्यान दीजिएगा, गीत पूछा है। विकल्प हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी प्रेमचंद, डी महात्मा गांधी। दिमाग दौड़ाइए। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब विकल्प बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। बहुत ज्यादा। यहाँ ये स्पष्ट रखना जरूरी है कि जनगण मन राष्ट्रगान है जिसे टैगोर ने लिखा था, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जिसे चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में पिरोया था। एकदम क्लियर। अगला सवाल प्रश्न 13। प्रकाश की गति कितनी होती है? फिजिक्स का बेसिक कांस्टेंट। विकल्प हैं ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, डी 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। तेज सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जी। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1928, बी 1930, सी 1932 या डी 1935। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी 1930 है। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपना मशहूर दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए जनता, बी संसद सदस्य, सी निर्वाचक मंडल या डी सुप्रीम कोर्ट। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर सी निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए घोड़ा, बी ऊंट, सी हाथी या डी गधा। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी ऊंट है। ऊंट रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चलता है, इसलिए उसे ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट या डी ग्रॉस डेवलपमेंट प्राइस। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये देश के कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ऑप्शंस हैं ए F = ma, बी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, सी ऊर्जा संरक्षण या डी गुरुत्वाकर्षण। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया है। मतलब हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शंस हैं ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या डी गैंडा। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी बाघ है। बाघ को साल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शंस हैं ए अकबर और शाहजहां, बी क्लाइव और शुजाउद्दौला, सी बाबर और इब्राहिम लोधी या डी औरंगजेब और शिवाजी। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी क्लाइव और शुजाउद्दौला है। 1765 में ये संधि हुई थी, जिससे अंग्रेजों की शक्ति काफी बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड एक्सेस मेमोरी, सी रन एक्सेस मेमोरी या डी रैपिड एक्सेस मेमोरी। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एक अस्थायी मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्पररी रूप में स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शंस हैं ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर सी 8 है। कर्क रेखा भारत के 8 अलग-अलग राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शंस हैं ए ठोस, बी द्रव, सी गैस या डी निर्वात। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर ए ठोस है। ठोस पदार्थों में कण पास होने की वजह से ध्वनि तेजी से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद या डी दिल्ली। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी बेंगलुरु है। ISRO का मुख्यालय या हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1950, सी 1952 या डी 1956। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी 1950 है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उद्योग 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शंस हैं ए गांधी, बी नेहरू, सी शास्त्री या डी पटेल। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर सी शास्त्री है। ये मशहूर नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस हैं ए CO2, बी H2O, सी O2 या डी H2। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी H2O है। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1940, बी 1942, सी 1945 या डी 1947। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी 1942 है। ये आंदोलन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपो रेट कौन तय करता है? ऑप्शंस हैं ए RBI, बी सेबी, सी नाबार्ड या डी SBI। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर ए RBI है। रिपो रेट हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या डी ऑस्ट्रेलिया। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर बी एशिया है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही मामलों में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए रेटिनॉल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी कैल्सिफेरॉल या फिर डी थाइमीन। सोचने का समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी एस्कॉर्बिक एसिड। सिर्फ खट्टे फलों का नाम याद आता है इसे सुनकर, लेकिन शरीर में इसका असली काम क्या है? ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर इसके पीछे की साइंस देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड शरीर में कोलेजन बनाता है। कोलेजन वो क्या होता है? कोलेजन को शरीर की ईंटों के बीच का सीमेंट मान सकते हैं। ये त्वचा, रक्तवाहिकाओं और हड्डियों को जोड़े रखता है। क्या बात है, शरीर के अंदर का सीमेंट। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? खेल जगत से जुड़ा ये बुनियादी सवाल है। विकल्प कुछ इस तरह हैं। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी या फिर डी
फुटबॉल। सोचने का समय है 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हॉकी। यहाँ एक बात बहुत उलझाने वाली है। क्या सच में हॉकी को कागज पर राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला हुआ है? यहीं पर लोग अक्सर गच्चा खा जाते हैं। हॉकी को पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन तकनीकी तौर पर भारत सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। अच्छा, मतलब ये नियम से ज्यादा भावनाओं का मामला है। हाँ बिल्कुल, हॉकी से हमारा जो ऐतिहासिक जुड़ाव है और ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने का जो स्वर्णिम इतिहास है, उस अजेय रिकॉर्ड की वजह से ही हॉकी को ये सम्मान मिला हुआ है। बहुत ही शानदार। इस ऐतिहासिक गौरव से आगे बढ़ते हुए एक और ऐतिहासिक मोड़ की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तारीखें अक्सर याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए विकल्पों को ध्यान से सुने। ए 1917, बी 1919, सी 1921 या फिर डी 1923। समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी, 1919। इतिहास की किताबों में ये घटना एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, पर इसका आजादी की लड़ाई पर क्या असर पड़ा? 1919 में अमृतसर में यह दर्दनाक घटना हुई। इसे सिर्फ एक घटना की तरह नहीं, बल्कि आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में देखना चाहिए। मतलब आम नागरिकों पर इसका गहरा असर हुआ? हाँ, इस क्रूर नरसंहार के बाद आजादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रही। इसने पूरे देश को झकझोर दिया और यहीं से एक आक्रामक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नेहरू, सी गांधी या डी अंबेडकर। नामों के बीच थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सोच समझकर तय करें। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ एक आम गलती होती है। कई लोग तुरंत डॉक्टर अंबेडकर का नाम सोचते हैं। इस फर्क को कैसे समझा जाए? ये बहुत ही जायज सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनका काम संविधान का ढांचा तैयार करना था। अच्छा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? वे पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो एक संसद की तरह काम कर रही थी। आसान भाषा में कहें तो अंबेडकर मुख्य आर्किटेक्ट थे और राजेंद्र प्रसाद उस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। ये आर्किटेक्ट और डायरेक्टर वाला उदाहरण एकदम सटीक है। राजनीति की इस मजबूत जमीन से अब देश की भौगोलिक ऊंचाइयों को नापते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये विकल्प बहुत करीब लग सकते हैं। ए K2, बी कंचनजंगा, सी एवेरेस्ट या डी नंगा पर्वत। भूगोल का ये ट्रिकी सवाल। समय आ गया है। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए, K2। लेकिन माउंट एवरेस्ट का क्या? वो तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ना? बिल्कुल, एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन वो नेपाल में है। K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन ये विवादित क्षेत्र यानी POK में आता है। तो पूरी तरह भारत के नियंत्रण वाले हिस्से में कौन सा है? व्यवहारिक रूप से भारत के नियंत्रण में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। यही वजह है कि किताबों में यह बहस का विषय रहता है। यानी जो नक्शे पर है और जो जमीन पर है, उसमें थोड़ा तकनीकी अंतर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? मापन की इन इकाइयों पर ध्यान दें। A वोल्ट, B एम्पियर, C ओम या D वॉट। सही इकाई कौन सी है? 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही जवाब है B एम्पियर। आम जिंदगी में हम अक्सर वोल्ट और एम्पियर को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, इसे पानी के पाइप के उदाहरण से समझना सबसे आसान है। वोल्ट वह प्रेशर है जो पानी को पाइप में धकेल रहा है। और ओम क्या करता है? ओम पाइप के अंदर का कचरा या रुकावट है, और एम्पियर यह बताता है कि पाइप से असल में कितना पानी बह रहा है। तो एम्पियर बिजली की मात्रा है। पानी के पाइप वाला लॉजिक दिमाग में एकदम फिट बैठ गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, ब्लैक मनी का अर्थ क्या है? विकल्प सरल लग सकते हैं। ए बैंक में पैसा, बी अवैध आय, सी विदेशी मुद्रा या डी टैक्स भुगतान। चलिए उल्टी गिनती शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी अवैध आय। तो क्या ये सच में किसी काले रंग का पैसा होता है?
इसे ब्लैक मनी क्यों कहते हैं? बिना टैक्स दिए कमाई गई आय को ब्लैक मनी कहते हैं। इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अदृश्य होने का प्रतीक है। मतलब जो पैसा सरकारी खातों से छिपा लिया जाए? बिल्कुल, जिससे टैक्स ना देना पड़े। ये पैसा अर्थव्यवस्था के अंधेरे में चला जाता है और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर देता है, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करती है। अर्थव्यवस्था के इस अंधेरे से निकलकर अब सीधे अंतरिक्ष की रोशनी में चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? विकल्प है ए यूएसए, बी रूस, सी भारत या डी चीन। इसका जवाब तो हर जुबान पर होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। पूरे गर्व के साथ इसका सही जवाब है सी, भारत। इस मिशन ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, पर इसमें ऐसा क्या खास था जो पहले किसी देश ने नहीं किया? इसरो के सफल मिशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। हाँ, सुना है वहां का इलाका बहुत चुनौतीपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मिशन का बजट हॉलीवुड की कई स्पेस फिल्मों के बजट से भी कम था। ये तो विज्ञान और जुगाड़ का बेहतरीन संगम है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी सारे जहां से अच्छा या डी ए मेरे वतन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सटीक उत्तर है बी, जन गण मन। वंदे मातरम और जन गण मन के बीच कई बार बहस होती है। इसके पीछे का इतिहास क्या है? जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जिसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। और वंदे मातरम? वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। सम्मान दोनों का बराबर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर गान सिर्फ एक ही है। ये बहुत ही बारीक और जरूरी अंतर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? शासकों के नाम इस प्रकार हैं। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या डी अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास के पन्ने पलटिए। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है विकल्प बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने अक्सर मुगलों के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिलचस्प बात यह है कि वो मोहम्मद गोरी का एक वफादार गुलाम और सेनापति था। और गौरी की मृत्यु के बाद उसने खुद को सुल्तान बना लिया। बिल्कुल, ये वो दौर था जब काबिलियत के दम पर एक गुलाम भी सुल्तान बन सकता था। एक गुलाम का सुल्तान बनना वाकई एक शक्तिशाली कहानी है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेज़न, बी नील, सी यांगस्टे या डी मिसिसिपी। सबसे लंबी नदी का ताज किसे पहनाया जाए? 5, 4, 3, 2, 1। इस सवाल का सही जवाब है बी, नील। पर मैंने कई जगह पढ़ा है कि अमेज़न सबसे बड़ी नदी है। लंबी और बड़ी में कोई फर्क है क्या? आपका सवाल एकदम सही है। अमेज़न पानी की मात्रा और चौड़ाई के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, और लंबाई के मामले में? जब हम सिर्फ दूरी की बात करते हैं तो अफ्रीका की नील नदी अमेज़न से थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तो नील एक लंबी रस्सी है और अमेज़न एक चौड़ा रास्ता। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? रसायन विज्ञान की इन प्रक्रियाओं को सुने। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी वाष्पीकरण या डी संघनन। सही वैज्ञानिक कारण 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ए, ऑक्सीकरण। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। ये ऑक्सीकरण असल में करता क्या है? जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या ये सेब के भूरा होने जैसा है? बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे कटा हुआ सेब हवा में भूरा होने लगता है, जंग भी लोहे की वही भूरी बीमारी है जो धातु को खा जाती है। दोनों के पीछे एक ही वैज्ञानिक विलन है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, WWW का पूरा नाम क्या है? विकल्प बहुत ही मिलते जुलते हैं। ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वेब वर्ल्ड वाइड, सी वाइड वेब वर्ल्ड या डी वर्ल्ड वेब वाइड। सही क्रम क्या है? 5, 4, 3, 2, 1। इसका एकदम सही जवाब है ए। हम लोग अक्सर इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही चीज मान लेते हैं।
क्या ये सच में एक ही है? नहीं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंटरनेट उन केबल्स का जाल है जो कंप्यूटरों को जोड़ता है। मान लीजिए इंटरनेट सड़कें हैं। अच्छा, और www क्या है? वो उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और दुकानें हैं जहां जानकारी मौजूद होती है। यानी इंटरनेट हार्डवेयर है और वेब वो सॉफ्टवेयर अनुभाग। बेहतरीन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री या डी संसद। सही विकल्प का चुनाव करें। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी, राष्ट्रपति। लेकिन राज्य की सरकार तो मुख्यमंत्री चलाता है, फिर राष्ट्रपति राज्यपाल को क्यों भेजते हैं? क्योंकि राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। हमारे संघीय ढांचे में देश की एकता बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी का होना बहुत जरूरी है, जो ये सुनिश्चित करे कि कामकाज संविधान के दायरे में हो रहा है। हाँ बिल्कुल। केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत पुल की तरह। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र का एक परिचित शब्द। ए कीमतों में गिरावट, बी कीमतों में वृद्धि, सी उत्पादन में वृद्धि या डी आय में कमी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी, कीमतों में वृद्धि, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। पर यह अचानक से क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब बाजार में पैसा ज्यादा हो जाता है लेकिन सामान कम होता है। इसका सीधा मतलब है कि पैसे की खरीदने की ताकत कम हो गई है। मतलब जो सेब पहले 100 रुपए में 2 किलो आते थे, अब 1 किलो आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था का एक छिपा हुआ टैक्स भी कहा जाता है। छिपा हुआ टैक्स जो बिना बताए जेब हल्की कर देता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? विकल्प हैं ए 1905, बी 1911, सी 1920 या डी 1930। सही वर्ष की पहचान करनी है। 5, 4, 3, 2, 1। सही उत्तर है ए 1905। 1905 में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश को विदेशी कपड़ों की होली जलाने पर मजबूर कर दिया? उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल को बांटने का फैसला किया था। और इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ? हाँ, भारतीयों ने आर्थिक बहिष्कार को अपना हथियार बनाया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ पर सीधा प्रहार किया गया। मतलब अर्थव्यवस्था को हथियार बनाकर लड़ना। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1935, बी 1947, सी 1950 या डी 1969। स्थापना का वर्ष कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए 1935। आजादी से पहले ही। इसका मुख्य काम क्या है? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। ये आम लोगों का बैंक नहीं है, बल्कि ये बैंकों का बैंक है। मतलब देश में कितना पैसा छपेगा या ब्याज दरें क्या होंगी, ये सब। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में कितनी तरलता रहेगी, ये सब रिजर्व बैंक ही तय करता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का असली कंट्रोल रूम है। अर्थव्यवस्था के इस कंट्रोल रूम से अब इंसान के शरीर की ओर मुड़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विकल्प हैं ए हृदय, बी त्वचा, सी यकृत या डी फेफड़ा। सबसे बड़े अंग की पहचान करनी है। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है बी त्वचा। लोग अक्सर अंग का मतलब शरीर के अंदर की कोई चीज समझते हैं। क्या त्वचा सच में एक अंग है? विज्ञान में किसी भी उस संरचना को अंग माना जाता है जो विशिष्ट ऊतकों से बनी हो और कोई खास काम करती हो। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। जैसे तापमान नियंत्रित करना या कीटाणुओं से रक्षा करना। बिल्कुल। अगर एक वयस्क इंसान की त्वचा को फैलाया जाए तो वह लगभग 2 वर्ग मीटर की जगह घेर लेगी। 2 वर्ग मीटर? ये तो सच में हैरानी की बात है कि हम एक रक्षा कवच के अंदर रह रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल, ब्रिक्स में आर किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प है ए रूस, बी रोमानिया, सी रवांडा या डी रियूनियन। वो देश कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए रूस। ये ब्रिक्स क्या है और दुनिया के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ब्रिक्स एक आर्थिक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत,
चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं जो पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देती हैं। हाँ, ये वैश्विक सत्ता के बंटवारे का एक नया ढांचा तैयार कर रही हैं। दुनिया का एक नया आर्थिक गठबंधन। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा अंतिम सवाल है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? विकल्प है ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा ताप्ती, सी गोदावरी कृष्णा या डी कावेरी वैगई। आखिरी सवाल है पूरी एकाग्रता के साथ 5, 4, 3, 2, 1। इस अंतिम सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ए गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, पर एक डेल्टा असल में क्या होता है? जब नदियां पहाड़ों से उतरकर समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है और वे अपने साथ लाई मिट्टी वहीं जमा कर देती हैं, जिससे एक त्रिकोणीय दलदली इलाका बनता है। बिल्कुल, जिसे डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये मैंग्रोव जंगलों का ऐसा इकोसिस्टम है जो तटीय इलाकों को भयंकर तूफानों से बचाता है। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करते हुए इसी विचार के साथ जानने और समझने की ये यात्रा जारी रहनी चाहिए।